लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। योर लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम सत्ता के उस गलियारे की पड़ताल करेंगे जहां से देश चलता है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री फैसले लेते हैं, लेकिन क्या वो अकेले हैं? उनके ऊपर कौन है, उनके साथ कौन है? आज हम भारत की यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका की इस पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति से लेकर मंत्री परिषद तक शक्तियों का असली खेल कैसे खेला जाता है। और ये खेल बड़ा दिलचस्प है। संविधान की किताब में जो लिखा है और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें अक्सर एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। आज की हमारी चर्चा इसी अंतर को समझने पर होगी, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक में मिलता है। बिल्कुल। तो शुरुआत सबसे ऊंचे पद से करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अब आम धारणा तो यही है कि देश के मुखिया राष्ट्रपति हैं, सारे काम उनके नाम पर होते हैं, लेकिन जब हम न्यूज़ देखते हैं तो सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हुए दिखते हैं। ये क्या मामला है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर डी जूरे मतलब डी जोर और डी फैक्टो यानी डी फैक्टो का कॉन्सेप्ट आता है। डी जूरे और डी फैक्टो। जी, डी जूरे एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कानून के अनुसार। हमारे राष्ट्रपति देश के डी ज्यूरे हेड है, यानी संविधान के मुताबिक वे राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश के पहले नागरिक हैं, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। सारे कानून, सारी संधियां उन्हीं के नाम पर होती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से जैसे किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन होता है, जिसका नाम हर जगह होता है, लेकिन रोज के काम सीजीओ देखता है। एकदम सही एनालॉजी है। तो फिर डी फैक्टो हेड मतलब वास्तव में प्रमुख हुए हमारे प्रधानमंत्री। देश चलाने की असली शक्ति, असली एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति बस एक सिंबॉलिक पद है। सिंबॉलिक, लेकिन बहुत सम्मानजनक और महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति ज्यादातर मामलों में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। ये हमारी संसदीय प्रणाली की नींव है। राष्ट्रपति एक तरह से राष्ट्र की एकता और स्थिरता के प्रतीक हैं, जबकि सरकार चलाने का रोजमर्रा का काम प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन संविधान ने तो राष्ट्रपति को प्रमुख बनाया है। क्या कभी ऐसी स्थिति आई है जहां राष्ट्रपति ने अपनी इस नाम मात्र की शक्ति का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को चौंका दिया हो, या ये सिर्फ कागज पर ही है? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर तो ये सलाह बाध्यकारी होती है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आते हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक यानी सिचुएशनल डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे? सबसे बड़ा उदाहरण है जब लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। तब राष्ट्रपति को तय करना होता है कि वे किसे सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो देश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अच्छा, तो ऐसे महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव कैसे होता है? जाहिर है हम और आप तो सीधे वोट नहीं करते। नहीं, आम नागरिक सीधे वोट नहीं करते। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल करता है, और इस मंडल में कौन होगा ये बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। तो कौन कौन होता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में? इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, माने इलेक्टेड एमपीज, केवल निर्वाचित जी, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य माने इलेक्टेड एमएलएज। इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हैं। यहाँ आपने केवल निर्वाचित पर जोर दिया। इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे राज्यसभा के 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति खुद चुनते हैं, वो इसमें वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो वोट नहीं कर सकते। इसके पीछे तर्क ये है कि जिन्हें राष्ट्रपति ने खुद मनोनीत किया हो, वे निष्पक्ष होकर वोट कैसे करेंगे। लेकिन एक और ज्यादा दिलचस्प बात है। आपने सोचा कि इस चुनाव में राज्यों के एमएलएस को क्यों शामिल किया गया है? हाँ, ये बात तो है। अगर राष्ट्रपति केंद्र के प्रमुख हैं तो सिर्फ एमपीज को ही वोट करना चाहिए था। एमएलएस को क्यों जोड़ा गया? यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। एमएलएस को शामिल करके ये सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि ना हो, बल्कि पूरे भारतीय संघ यानी सभी राज्यों का भी प्रतिनिधि हो। ये भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। वाह, मतलब राष्ट्रपति केवल दिल्ली की सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रमुख बनता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो क्या प्रक्रिया है?
इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। और ये शब्द जितना भारी है, प्रक्रिया उससे भी ज्यादा मुश्किल है। महाभियोग, ये शब्द सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। मतलब ये कोई साधारण प्रक्रिया तो नहीं होगी। क्या ये इतनी मुश्किल है कि राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी जाने का डर ही ना हो? आप कह सकते हैं। इसका आधार केवल एक है, संविधान का उल्लंघन, मतलब वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब क्या है? संविधान में कहीं लिखा है? मजे की बात यह है कि संविधान में इस वाक्यांश को कहीं परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो प्रक्रिया ये है कि संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, आरोप लगा सकता है। कोई भी सदन? जी। प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। फिर उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से उसे पास करना होता है, जो कि बहुत बड़ा बहुमत है। और फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, जो एक जांच समिति की तरह काम करता है। राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दे, तब जाके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मतलब ये प्रक्रिया इतनी कठोर है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। जी हाँ। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। चुनाव में तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, लेकिन महाभियोग की इस प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये तो अजीब है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तर्क ये दिया जाता है कि चूंकि मनोनीत सदस्य भी संसद का हिस्सा हैं, इसलिए राष्ट्रपति को हटाने जैसी गंभीर प्रक्रिया में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। समझ गया। अब एक और स्थिति की कल्पना करते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग से, तो देश को कौन संभालेगा? क्या इसके लिए कोई स्टेपनी या बैकअप प्लान है? बिल्कुल है। और यहीं पर हमारे अगले पद यानी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका आती है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल लेते हैं। तो वो राष्ट्रपति बन जाते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अच्छा, और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा या पूरे 5 साल के लिए? पूरे 5 साल के लिए। यहीं पर हमारी व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था से अलग है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वहां का उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल, ए रिमेनिंग टर्म के लिए राष्ट्रपति बन जाता है, चाहे वो 2 दिन हो या 2 साल। वहां तुरंत नए चुनाव नहीं होते। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से एक बैकअप प्लान की तरह है, लेकिन जब राष्ट्रपति अपने पद पर हैं और सब ठीक चल रहा है, तब उपराष्ट्रपति का रोज का काम क्या है? ये उनकी दोहरी भूमिका का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप उस पद पर होने के नाते राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। उसे अलग से सभापति नहीं चुना जाता। उनका मुख्य रोजमर्रा का काम राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना है, ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा में स्पीकर करते हैं। तो इनके चुनाव और हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति से अलग होगी? हाँ, काफी अलग है। पहली बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के एमएलएज वोट नहीं करते। इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत, दोनों हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इसमें राज्यों का कोई रोज नहीं है? जी नहीं। और दूसरी बात, इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी जटिल नहीं है। इन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। केवल राज्यसभा में? ऐसा क्यों? सदन को दिया गया है। प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, माने इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराना होता है। एक मिनट, ये प्रभावी बहुमत क्या चीज है? ये 2/3 बहुमत से कैसे अलग है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन 5 सीटें खाली हैं, तो तत्कालीन सदस्य संख्या हुई 240। प्रभावी बहुमत होगा 240 का आधा से एक ज्यादा, यानी 121 वोट। ओके, मतलब जो सीटें खाली हैं उन्हें गिना नहीं जाएगा? बिल्कुल। इसके बाद प्रस्ताव लोकसभा में जाता है,
जहां उसे सिर्फ साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होता है। और साधारण बहुमत मतलब? इसका मतलब है सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा। यह राष्ट्रपति के महाभियोग की तुलना में काफी सरल प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने प्रतीकात्मक प्रमुख और उनके बैकअप की बात कर ली। अब आते हैं असली पावर सेंटर पर, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद पर। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, ये राष्ट्रपति की मनमानी नहीं है। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन का नेता हो। लेकिन अगर किसी को भी बहुमत न मिला हो, जिसे हम त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट कहते हैं, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जिसे लगता है कि वो लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। फिर उस व्यक्ति को एक तय समय के अंदर सदन में विश्वास मत यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होता है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य यानी एमपी ही ना हो? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन एक शर्त है। उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो हमने कई बार देखा है। जैसे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, वो उस समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे, तो वे असम से राज्यसभा के सदस्य बने। ये नियम सिस्टम में एक तरह का लचीलापन लाता है। बिल्कुल, यह प्रधानमंत्री को अपनी टीम में किसी विशेषज्ञों को शामिल करने की छूट देता है, भले ही वो चुनाव जीतकर ना आया हो। अब आते हैं प्रधानमंत्री की टीम यानी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। अक्सर 2 शब्द सुनने में आते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट। क्या ये एक ही हैं? यह एक बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मंत्रिपरिषद पूरी क्रिकेट टीम का स्क्वाड है जिसमें 15-20 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा। लेकिन मंत्रिमंडल या कैबिनेट वो प्लेइंग 11 है जो मैदान पर उतरकर असल में मैच खेलती है और सारे फैसले लेती है। मतलब मंत्रिपरिषद एक बड़ी बॉडी है और मंत्रिमंडल उसका एक छोटा ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा। एकदम सही। मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री तक हो सकते हैं, जिसकी अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं। और सबसे नीचे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। और कैबिनेट में? कैबिनेट में सिर्फ 15-20 सबसे सीनियर मंत्री ही होते हैं और सरकार के लगभग सारे नीतिगत फैसले यही लेते हैं। और ये पूरी टीम किसके प्रति जवाबदेह होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मतलब कलेक्टिवली, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर लोकसभा सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये एक सबके लिए और सब एक के लिए वाली बात है। इसीलिए कहते हैं वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। बिल्कुल, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। किसी एक मंत्री का फैसला पूरी सरकार का फैसला माना जाता है। तो हमने सरकार चलाने वाली टीम की बात कर ली, लेकिन इतनी बड़ी सरकार चलाते हुए कानूनी पचड़े भी तो होते होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले भी होते होंगे। सरकार को अदालत में कौन रिप्रेजेंट करता है? क्या सरकार का अपना कोई टॉप लॉयर होता है? हाँ, और यहीं पर यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक और महत्वपूर्ण पद आता है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बराबर होनी चाहिए। तो इनका काम सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना है। क्या इनके पास संसद में भी कोई विशेष अधिकार होते हैं? हाँ, और ये बहुत ही अनोखा प्रावधान है। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। वे किसी संसदीय समिति के सदस्य भी बन सकते हैं।
लेकिन तब वोट नहीं दे सकते। सही है। बिल्कुल सही, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों? जब वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं तो वोट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। वे सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया यानी वोटिंग का अधिकार सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही होता है। उनका काम सिर्फ कानूनी पक्ष रखना है, राजनीतिक फैसला लेना नहीं। तो कुल मिलाकर हमारी पूरी व्यवस्था शक्तियों के संतुलन पर टिकी है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्र के स्थायी और प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद हैं जो दिन प्रतिदिन के शासन के लिए सीधे जनता की प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल, ये व्यवस्था शक्ति को किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में केंद्रित होने से रोकती है। राष्ट्रपति स्थिरता का प्रतीक है और प्रधानमंत्री जवाबदेही का। श्रोताओं के लिए एक विचार यह है कि शक्तियों का ये बंटवारा गठबंधन सरकारों या राजनीतिक अस्थिरता के समय में देश की स्थिरता और शासन को कैसे प्रभावित करता है। जब किसी एक दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता, तब राष्ट्रपति के विवेक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और कितनी विवादास्पद हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। If you want to know more or have any questions, kindly comment below. And to like, share and subscribe this channel for new updates. धन्यवाद।